सोनिया गांधी। आज भारत में शायद ही कोई हो जो इस नाम से अनजान हो। सोनिया ने मैजनी और गैरीबाल्डी को पढ़ा और इटली के एक होने की जानकारी तो हासिल की, लेकिन आधुनिक देश के बतौर भारत के उदय के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। शायद सोनिया की किस्मत में हिंदुस्तान की खोज किसी और ढंग से होने लिखी थी। कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट वासिटी से राजीव और सोनिया का रिश्ता शुरू हुआ, जो एक अटूट बंधन में बन गया। एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी जब मैं कैम्ब्रिज में थी। कैम्ब्रिज में केवल एक रेस्टोरेंट थी जहां थोड़ा बहुत इटालियन खाना मिलता था, और मैं इंग्लिश खाना बिल्कुल नहीं खा सकती थी, इसलिए वहां जाती थी रोज खाने के लिए। हर प्रेम कहानी की तरह राजीव और सोनिया की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। दोनों ने जब शादी का फैसला किया तो उनके परिवारों के लिए इस फैसले को मानना आसान नहीं था। राजीव जहां भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे, तो वहीं सोनिया एक साधारण परिवार की लड़की। सोनिया के पिता को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। अपनी प्यारी सी बेटी एक अलग देश में भेजना वो नहीं चाहते थे। उनको इस बात का डर था कि भारत के लोग सोनिया को स्वीकार कभी नहीं करेंगे, लेकिन सोनिया और राजीव के प्यार के आगे सबको झुकना पड़ा और आखिर राजीव से मिलने के बाद सोनिया के पिता ने शादी के लिए हामी भर दी। इंदिरा जी मेरे लिए माँ जैसी थी। जब मैंने शादी की तो मेरे लिए सब कुछ नया था। रीति रिवाज, खाना, लोग जो हमारे ऑल अराउंड थे, तो मेरे लिए आसानी नहीं थी, काफी मुश्किल थी। और उन्होंने इंदिरा जी हमेशा मुझको मदद दे रही थी, लोगों को समझने के लिए, रीति रिवाजों को समझने के लिए, और धीरे धीरे एक ऐसी रिश्ता बन गई इंदिरा जी और मेरे साथ। शादी से पहले सोनिया को भारत आना था। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, इसलिए बिना शादी के सोनिया को अपने घर में रख नहीं सकती थी। इसलिए सोनिया के लिए अमिताभ बच्चन के घर में रहने की व्यवस्था की गई। उस वक्त अमिताभ और राजीव जिगरी दोस्त हुआ करते थे। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली पहुंची और अमिताभ के घर में रहने लगी, जहां उन्हें भारतीय रीति रिवाजों को जानने का मौका मिला। 1968 में अमिताभ के घर में ही सोनिया और राजीव की शादी हुई। गांधी परिवार के रिश्तेदार और करीबी नयनतारा सहगल बताती हैं, इसे प्यार करता है, तो मेरी माँ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उससे कब मिलेंगे। जब वो भारत से गई तो मैं उनसे पहली बार तब मिली जब उनकी मेहंदी की रस्म थी। तब वो बच्चन परिवार के साथ थी और वहीं उनकी मेहंदी रस्म रखी गई थी। उनके पैरों और हाथों पर मेहंदी रचाई गई और इसके बाद हमने साथ खाना खाया। सोनिया और राजीव ने जो जिंदगी चुनी थी वो उनकी निजी जिंदगी थी। दोनों के चारों तरफ ऐसे लोग थे जिनके लिए विचारधारा, विश्वास और शासन जैसी चीजें रोजमर्रा की बातें थीं। सोनिया को अचानक लोगों के सामने ना आना और गलत बातों पर एकदम ना बोलना सीखना पड़ा। अपनी सास से यानी इंदिरा गांधी से उनका रिश्ता प्यार, धीरज और साझेदारी का था, लेकिन सोनिया ने इंदिरा के साथ कभी एक चीज की साझेदारी नहीं की, और वो थी राजनीति। सोनिया और राजीव की जिंदगी के शुरुआती 13 साल कई सियासी उतार चढ़ावों से होकर गुजरे, क्योंकि पूरा परिवार एक के बाद एक दुखद घटनाओं से जूझ रहा था। पहले विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और 7 साल बाद खुद राजीव गांधी की हत्या। हर बार सोनिया को शिद्दत से यह एहसास हो रहा था कि यह राजनीति ही थी जो राजीव और उनकी जिंदगी की दुश्मन साबित हुई थी, पर विकल्प कोई नहीं था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने मुझको समझाया था कि उनका फर्ज था, उनका कोई चॉइस नहीं था। और इसलिए, क्योंकि मेरे मन में डर था कि जो इंदिरा जी के साथ हुआ था उनके साथ भी हो जाएगा।
साल 2004 में बीजेपी ने सोनिया की ताकत को अनदेखा किया और अब बीजेपी के सामने ही सोनिया एक खास अंदाज में अपने लिखे भाषण पढ़कर उस भारत तक पहुंच रही थी जो उतना चमकदार नहीं था जितना दावा किया जा रहा था। सोनिया की लगातार एक ही कोशिश थी कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सहयोगी मिल जाएं। पुराने दुश्मन अब दोस्त का दर्जा पा गए थे। कुछ जातियों और समुदायों में सोनिया ने भी अपनी पैठ बना ली थी। अचानक सोनिया एम करुणानिधि, वाय को लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं की भी पसंद बन गई थी। हम आ जाए मैडम से मिलने कि हमारी लड़ाई का अंत नहीं है, हम एक पड़ाव पर आके रुके हैं और लड़ाई को हम लोग तेज और प्रखर हम करेंगे और जो नई सरकार बन रही है ये मेरा मानना है। 2004 चुनावों ने दिखाया कि दांव पर क्या लगा था। कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में शायद एक गांधी की औकात भी दांव पर लगी थी। देश ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस ने सोनिया को, और सोनिया ने उस शख्स को चुना जो सियासतदान कम था, वफादार ज्यादा। उनके घर के बाहर कांग्रेसियों का हुजूम लग गया, पर सोनिया की तरफ से ना हो चुकी थी। सोनिया के त्याग की कहानी देश भर में टेलीकास्ट हुई। सत्ता त्याग कर सोनिया और भी ताकतवर बन गई थी। कांग्रेसियों की चापलूसी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उनकी मिन्नतें की, उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए भी। सरकार में पार्टी के सहयोगियों ने भी उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। खुद प्रियंका की जुबानी सुनिए उस वक्त क्या हुआ। ये का अपना निर्णय था, बहुत पहले ले चुकी थी निर्णय, और हमेशा उनके मन में बहुत स्पष्ट था कि ऐसा कभी मौका आएगा कि उनको प्रधानमंत्री पद लेने के लिए कोई ऐसा मौका आएगा तो वह इनकार करेंगे। तो बहुत पहले से ही स्पष्ट था, उन्हीं का ही अपना ही निर्णय था। ये उस नेता की कामयाबी थी जिसने 1999 में सियासत का नौसिखिया कहा जाता था। अब उन्होंने हर रुकावट को अपने फायदे में बदलना शुरू कर दिया, इस हद तक कि उनके विरोधी भी चौंक जाते थे। राष्ट्रपति चुनाव, लाभ के पद के संकट और न्यूक्लियर करार पर तकरार जैसे जोखिम से गुजरकर सोनिया सत्ता में भागीदारी की कला अच्छी तरह जान गई थी। एक सर्वशक्तिमान नेता और एक आज्ञाकारी प्रधानमंत्री के गठबंधन ने सत्ता में भागीदारी की नई परंपरा को जन्म दिया। सोनिया पार्टी के लिए जिम्मेदार थी तो मनमोहन सरकार के लिए। ऐसी हिस्सेदारी पहले कभी नहीं देखी गई। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि सत्ता सिर्फ सोनिया के पास ही रहती थी। 2006 तक वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष थी। फिर लाभ के पद के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया। क्योंकि मन को दुख हुआ था उनके, कभी सोनिया जी ने गलत चीज़ नहीं की है, हमेशा अपना धर्म निभाया है, चाहे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। तो इसलिए जब ये ऐसा मुद्दा उठा तब उनके मन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इस्तीफा दिया उन्होंने। रायबरेली की जनता ने इतना समर्थन दिया, 5 लाख तक, 4.5 लाख के वोटों तक की बहुमत दी, दिखाया कि इतना समर्थन दे रहे हैं। सोनिया ने बार बार सरकार का फोकस आम आदमी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सब तब आए जब वो एनएसी की अध्यक्ष थी। इधर 2 साल से कम वक्त में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष फिर बाहर निकली और अपने पारिवारिक गढ़ रायबरेली में चुनावी समर के लिए वापस लौटी। 2009 में सोनिया और राहुल ने देश के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। बेशक दोनों देश के दूसरे इलाकों का दौरा करके पार्टी की नींव मजबूत करने में लगे हों, लेकिन जातिवादी राजनीति ने सोनिया गांधी की सियासत पर भी असर डाला। मैं समझती हूँ कि जो विकास करने वाली पार्टी है, जो सचमुच देश की भलाई चाहती है, वो समान दृष्टि से सब देशवासियों को देखने वाली पार्टी है। तो जब समान दृष्टि से देखेंगे, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, तभी समान दृष्टि से आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक ऐसी पार्टियां हैं जो फूट फैलाने वाली पार्टियां हैं, जो सांप्रदायिक जैसे पार्टियां हैं या जातिवाद फैलाने वाली पार्टियां हैं, तब तक जनता में अलगाव फैलता है। तो अलगाव के फैलाने से फिर विकास में रुकावट आती है।
साल 2013 के बाद एक हुए चुनाव में पार्टी की हार से नेहरू गांधी की जमीन धीरे धीरे उनके पैरों से खिसकने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ गई और देश की जनता ने उसे नकार दिया। एनडीए को जहां एक ओर भारी बहुमत मिला तो वहीं कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक हार थी। लगने लगा था कि अब कांग्रेस के लिए दोबारा उभरना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर सोनिया गांधी ने पार्टी को हार से उबारने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गईं। गिरती सेहत के बावजूद सोनिया आज भी कांग्रेस की ढाल बनकर खड़ी हैं। अंशुमन त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन, दिल्ली।